हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 का आज अध्याय नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है, तो ये क्लास 6 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाते हैं। तो ऋग्वेद एक वैदिक काल का ग्रंथ है। इसके बाद में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद लिखे गए। इनको अपन तीनों को मिलाकर उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते हैं और इनका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 1000 ईस्वी से लेकर ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व है। तो ऋग्वेद के राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। करीब 3000 वर्ष पूर्व राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ, हॉर्स सैक्रिफाइस, एक ऐसा ही आयोजन होता था। अश्वमेध यज्ञ क्या होता था? इसमें घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण यानी कि घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था और इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था यदि दूसरा राजा घोड़े को जाने देता था। ठीक है, तो युद्ध नहीं होता था। अगर वो रोक लेता था सामने वाला जो राजा तो युद्ध होता था। इसके बाद उन सभी राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यज्ञ में शामिल सभी राजा अश्वमेध करने वाले राजा के लिए उपहार लाते थे। सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान था। उसे राज सिंहासन, बाघ की खाल के आसन पर बिठाया जाता था। राजा के ऊपर पुरोहित द्वारा पवित्र जल का छिड़काव किया जाता था और विष या वैश्य वर्ण के जो लोग थे वो उपहार लाते थे। शूद्रों को कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं करते थे उत्तर वैदिक काल में। तो वर्ण है दोस्तों, पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों या वर्णों में विभाजित किया, जिसे वर्ण कहते हैं। 4 वर्गों में विभाजित किया। प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित होते थे, जैसे कि ब्राह्मण ज्ञान अनुष्ठान यज्ञ करवाना, ज्ञान देना समाज को, क्षत्रिय काम समाज की रक्षा करना और विश्व अथवा वैश्य का काम होता था व्यापार करना, शूद्र का काम समाज के मेहनत वाले काम। तो वैदिक काल में तो सभी जो वर्ण थे वो समान स्थिति में थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में शूद्रों की स्थिति है वो तुलनात्मक रूप से कमज़ोर हो जाती है। ब्राह्मण का उच्च स्थान था यहाँ पे और कार्य है इसका वेदों का अध्ययन करना, अनुष्ठान यज्ञ करवाना। क्षत्रिय इनका दूसरा स्थान था, तो युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना इनका काम होता था। और क्षत्रिय और वैश्य को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था वैदिक काल में और शूद्रों को भी था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में थोड़ी सी स्थिति शूद्रों के लिए कम हो जाती है। तृतीय स्थान वैश्य वर्ग का था। ये अपन उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, वैदिक काल में तो सारे बराबर ही थे। तो वैश्य वर्ग का काम होता था कृषि, पशुपालन और वाणिज्य यानी कि व्यापार संबंधी कार्य करना। शूद्रों का वर्णों में अंतिम स्थान था। कार्य इनका अन्य 3 वर्णों की सेवा करना, इन्हें अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था उत्तर वैदिक काल में। औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं को भी वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था उत्तर वैदिक काल में। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था, अर्थात ब्राह्मण की संतान ब्राह्मणी बनेगी। बाद में कुछ लोगों को अछूत समझा गया, जैसे कि शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक जो लोग होते थे। ठीक है, और कुछ लोग जैसे कि जो शवों को दफनाते थे इनको भी अछूत समझा गया। तो कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था को नहीं माना, भी चाहते थे यज्ञ का अधिकार सबका हो। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पूर्वोत्तर का प्रभाव भी कम था उत्तर पूर्वी भारत में, यानी कि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड साइड। जनपद देख लो, शाब्दिक अर्थ होता क्या है? लोगों के बसने की जगह होती है। पुरातात्विदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की, जैसे कि दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर मेरठ के पास में और एटा के पास में अंतरजी खेड़ा। ये बहुत से जनपदों की बस्तियां मिली हैं। ये बस्तियां मिले जनपदों की। कौन कौन से जनपद है पढ़ेंगे। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों व अन्य जानवरों को पालते थे, चावल, गेहूँ, धान यानी चावल, जो दाल आदि फसलें उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। यह मिट्टी के बर्तनों की एक परंपरा है जिसमें स्लेटी रंग के बर्तनों पर काले रंग से डिजाइन किया जाता था। ये चित्रित धूसर मर्द भांड संस्कृति यानी कि पॉइंटेड ग्रे वेयर कल्चर से संबंधित है, जहाँ पर जो स्लेटी रंग के जो बर्तन होते थे उसमें काले रंग का डिजाइन किया जाता था। उत्तर भारत की तांबा व लोहे से संबंधित संस्कृति। देखो, उत्तर भारत में जब तांबा और लोहे से संबंधित संस्कृति चल रही थी तब इस प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे थे।
महाजनपद क्या होता है समझ लो, 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, राजधानियों की सुरक्षा के लिए उनकी किलेबंदी की जाती थी। राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल ऊंची प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि व शक्ति का प्रदर्शन करते थे। महाजनपदों के राजाओं द्वारा लगाए गए कर, चूंकि महाजनपद के राजा अत्यधिक बड़ी सेना रखते थे तथा उनके भरण पोषण के लिए तो दोस्तों कर तो लगाना पड़ेगा, और किले भी बनवाते थे पहले के राजा, इसलिए उन्हें धन और प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी, इसलिए वे कर वसूलने लगे। कर माने टैक्स। जैसे कि पहला है फसलों पर लगाया गया कर, सबसे महत्वपूर्ण था ये, चूँकि अधिकांश लोग कर सकते तो उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। दूसरा, कारीगरों पर जो कुछ सामान बनाते थे, कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, बुनकर, लोहार, सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों पर भी टैक्स लगाया गया, पशुपालकों को जानवर अथवा उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों पर लगाए गए कर, व्यापारियों को सामान खरीदने या बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटक मतलब कि जो शिकार करने वाले थे, हंटर, तथा संग्राहक जो भोजन को इकट्ठा करते थे, तो ये जंगल से प्राप्त करते थे वस्तुएं ये सब, तो उन्हें भी टैक्स देना पड़ता था वस्तुओं के रूप में। कृषि में परिवर्तन समझ लेते हैं। इस युग में, यानी कि ये जो वैदिक और उत्तर वैदिक काल है, इसी की बात कर रहे हैं, 2 बड़े परिवर्तन आए। पहला परिवर्तन, अब हल के फाल, मतलब फाल जो नीचे की संरचना होती है जिससे कि मिट्टी की खुदाई की जाती है। फाल जो पहले लकड़ी के हुआ करते थे, अब वो लोहे के बनने लगे, जिससे कठोर जमीन को आसानी से जीता जा सकता था। दूसरा जो बड़ा परिवर्तन, वैदिक काल में लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। तो पहला परिवर्तन में देखो, इससे फसल की उपज बढ़ गई। जैसे ही लकड़ी के फाल की जगह लोहे के फाल लगे तो ठीक है, उपज उत्पादकता बढ़ गई, पहले से ज़्यादा अनाज होने लगा। दूसरा परिवर्तन, पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे। अब देख लो, कुछ शब्दों का मतलब समझो। गण का मतलब होता है, गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था, और संघ का मतलब संगठन या सभा, संगठन या सभा। गण का मतलब कई सदस्यों वाला समूह। नोट लगा के पॉइंट लिखना, बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव चित्रण मिलता है। बौद्ध साहित्य मतलब जो त्रिपिटक हैं, है ना, त्रिपिटक, वो बौद्ध साहित्य कहलाते हैं। 3 किताबें पवित्र ग्रंथ हैं। 16 महाजनपद देख लो, तो जैसे कि अंग महाजनपद, इसकी राजधानी चंपा थी, और वर्तमान में स्थिति कहाँ पे है, ये MCQ एग्जाम में आता है दोस्तों, बिहार में मुंगेर के पास में। मगध दूसरा जनपद, सबसे शक्तिशाली राज्य था, महाजनपद था। इसकी राजधानी, 3 राजधानी रही है, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र। और इसकी आज के टाइम पे लोकेशन देखें तो बिहार में गया एक जगह है पटना के पास, वहाँ पे है। वजी महाजनपद की राजधानी वैशाली, विदेह, मिथिला रह चुकी है। दरभंगा और मधुबनी बिहार में इसके लोकेशन है आज के टाइम पे। फिर काशी देख लो, काशी की राजधानी वाराणसी रही है, आधुनिक बनारस में। वत्स की कौशाम्बी, ये आज के टाइम पे प्रयागराज यूपी में मिलता है। कौशल की श्रावस्ती और कुशावती, 2 राजधानियाँ रह चुकी हैं कौशल महाजनपद की। आज के टाइम पे लोकेशन देखें कौशल महाजनपद की, तो अयोध्या और फैजाबाद के आसपास। फिर मल, इसकी 2 राजधानियाँ पावापुरी और कुशीनगर। देवरिया उत्तर प्रदेश में आज इसकी लोकेशन मिलती है, वर्तमान में मल महाजनपद जहाँ स्थित था। फिर पंचालों की, पंचाल, अहिछत्र, काम्पिल्ले, ये उत्तरी उत्तर प्रदेश में है। कंबोज की हाटक थी, ये राजौरी झारखंड में। चेदी महाजनपद की जो राजधानी शक्तिमती, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में है। सुरसेन की राजधानी मथुरा थी, जो कि आधुनिक मथुरा में। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ, जो कि दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के आसपास है। मत्स्य की विराटनगर, जो जयपुर राजस्थान में। अवंती की 2 राजधानियाँ रह चुकी हैं, उज्जैन और महिष्मती, जो कि मालवा मध्य प्रदेश में है। अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन और महिष्मती, याद रखना। 15 महाजनपद, गांधार जिसकी तक्षशिला में पड़ती है, और आज लोकेशन है इसकी पेशावर और पाकिस्तान, पेशावर पाकिस्तान में है। 16वां महाजनपद अशमक है, राजधानी पोतन थी इसकी, दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के आसपास इसकी भौगोलिक स्थिति मिलती है। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद आपसे पूछा जाए तो अशमक लिख के आना। अब लोकेशन इनकी देख लो, आप लोकेशन देख लो कि गांधार कहाँ पे था। कंबोज आप ऊपर देख सकते हैं कश्मीर में। कुरु यानी कि दिल्ली के आसपास। मत्स्य ये राजस्थान में है। वज्जी गणराज्य, है ना, मगध, वैशाली, अंग गणराज्य, काशी, मल
कौशल, पंचाल, सूरसेन, मथुरा के आसपास। ये भाई लोकेशन याद कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी बार बार प्रैक्टिस करो तभी आपको याद होगा। अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन, उज्जैन एमपी के अंदर पड़ता है। अश्मक ये दक्षिण भारत में है। पौतन इसकी राजधानी रही है। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती रह चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने जनपदों के आगे राजधानियाँ लिख दी हैं, राजधानी लिख दी हैं। देखो अगर मैप से समझे तो पाकिस्तान के अंदर आज एक महाजनपद है, झारखंड के अंदर एक, सॉरी जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर। राजस्थान के अंदर एक, दिल्ली हरियाणा के अंदर एक, मध्य प्रदेश के अंदर एक, बिहार में 3 और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 7 थी, ठीक है। आगे देख लो अवंती। अवंती मध्य प्रदेश का आधुनिक मालवा क्षेत्र में पड़ता है। अवंती महाजनपद विंध्य पर्वत श्रृंखला इसे 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। प्राचीन काल में यहाँ पर हेहय वंश का शासन था। बुद्ध के समय राजा यहाँ पे चंड प्रद्योत थे, प्रद्योत वंश के राजा। अश्मक के बारे में पढ़ लो। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित है। राजधानी इसकी पाटन थी। बुद्ध साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है और यहाँ पे इक्ष्वाकु वंशों का शासन रहा है। इसका अवंती के साथ निरंतर संघर्ष चलता था। अश्मक महाजनपद की लड़ाई अवंती साम्राज्य महाजनपद के साथ चलती थी। अंततः लास्ट में क्या हुआ, अवंती महाजनपद ने अश्मक महाजनपद को हरा दिया था और अवंती के कब्जे में आ गया था अश्मक महाजनपद। अंग के बारे में पढ़ लो। मगध के पूर्व में बिहार के वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिले के आसपास क्षेत्र, राजधानी चंपा। इसे बिंबिसार द्वारा मगध साम्राज्य में मिला लिया गया था, याद कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंबोज के बारे में पढ़ लो। जम्मू कश्मीर में हिंदू कुश पहाड़ों के आसपास उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कंबोज महाजनपद पड़ता था। इसकी राजधानी हाटक अथवा राजपुर थी। 2 प्रसिद्ध शासक रहे यहाँ पे, चंद्रवर्धन और सुदाक्षना। चंद्रवर्धन और सुदाक्षना कंबोज महाजनपद। फिर काशी आधुनिक बनारस में पड़ता, राजधानी वाराणसी थी। काशी के शासक बृहदत्त ने कौशल पर विजय प्राप्त की और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के ही राजा थे। छठवां पढ़ लो कुरु, जो कि दिल्ली मेरठ हरियाणा के आसपास पड़ता है। राजधानी आधुनिक इंद्रप्रस्थ, यानी कि दिल्ली राजधानी थी पहले। दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ ही तो है। परंपरा अनुसार यह युधिष्ठिर के परिवार द्वारा शासित था, कुरु महाजनपद। बुद्ध के काल तक कुरु एक छोटा सा राज्य था, जो कि आगे चलकर एक गण संघ बना। जैनों के ग्रंथ में यहाँ के इक्ष्वाकु नामक राजा का उल्लेख मिलता है। जातक कथाओं में सुत, सोम, कौरव और धनंजय यहाँ के राजा माने गए हैं कुरु के। कौशल पढ़ लो। अयोध्या यूपी के लोकेशन आज के टाइम की बात करें तो अयोध्या जहाँ पे है वहीं पे कौशल महाजनपद है। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। सरयू नदी इस राज्य को 2 भागों में बांटती थी। उत्तरी कौशल की राजधानी अयोध्या और श्रावस्ती थी और दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी। सबसे प्रतापी राजा रहे हैं प्रसेनजीत, जो कि बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं। ये सवाल पूछ लिया जाता है कई बार कि जो राजा प्रसेनजीत थे, इनके टाइम पर कौन से विद्वान थे या कौन से भगवान थे, तो महात्मा बुद्ध। तो गांधार के बारे में पढ़ लो। पाकिस्तान का पश्चिमी क्षेत्र प्लस अफगानिस्तान का पूर्व क्षेत्र प्लस कश्मीर के कुछ हिस्से गांधार में आया करते थे। राजधानी इसकी तक्षशिला थी। यहीं भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, जिसको बाहर के आक्रांताओं ने तोड़ दिया था, ठीक है। और हमारे जो प्रचुर समृद्ध ज्ञान का जो भंडार था वो खत्म हो गया हमेशा के लिए। प्रमुख राजा यहाँ गांधार के पुष्कर सेन रहे हैं 6ठी सदी में, जिन्होंने अवंती को पराजित किया था। चेदी महाजनपद बुंदेलखंड वर्तमान यूपी में है। राजधानी इसकी शक्तिमती। इसका उल्लेख महाभारत में पड़ता है। और प्रमुख राजा यहाँ पे शिशुपाल रहे हैं चेदी महाजनपद में, जिसका वध परंपरा अनुसार भगवान कृष्ण ने किया था। और शक्तिमती को सेट्टीवटी नगर के नाम से भी जाना जाता है। आगे पढ़ो वत्स महाजनपद के बारे में। यूपी का जो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद है, वहीं पे वत्स महाजनपद था। किसी जमाने में राजधानी कौशाम्बी रही है और बुद्ध व जैन धर्मों का प्रमुख केंद्र थी कौशाम्बी। प्रतापी राजा यहाँ पे उदयन रहे हैं। इसने अवंती के शासक चंड प्रद्योत को बंदी बना दिया था। पांचाल महाजनपद के बारे में, उत्तर प्रदेश के रोहिलखंड के आसपास ये स्थित था। गंगा नदी इसको 2 भागों में बांटती थी। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी, जो कि आधुनिक बरेली में पड़ता है। और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल, यानी कि जो फरुखाबाद है यूपी का जिला, वहाँ पे पड़ता था। महान शासक यहाँ पे चुलानी ब्रह्मदत्त रहे हैं। मत्स्य पढ़ लो।
वर्तमान राजस्थान के अलवर, भरतपुर, जयपुर का जो इलाका है वो मध्य से महाजनपद के अंतर्गत आता था। राजधानी विराटनगर थी। इसका नाम इस राज्य के संस्थान विराट के नाम पे पड़ा गया। ऐसा माना जाता है अज्ञातवास के दौरान इसी राज्य ने पांडवों को शरण दिया था। मत्स्य महाजनपद ने। मल्ल महाजनपद के बारे में पढ़ो। पूर्वी यूपी के देवरिया और गोरखपुर के आसपास यहाँ 9 कुलों का एक गणसंघ था। मल्लों की 2 शाखाएं थी। 2 राजधानियाँ थी इसकी, एक तो कुशीनगर थी, एक पावापुरी थी। प्रसिद्ध राजा यहाँ के गोकाक हुए हैं। देखो मल कहाँ पे पड़ता है, ये यूपी में पड़ता है, ये याद रखना है। 2 राजधानी कुशीनगर पावापुरी थी और यहाँ के फेमस जो किंग है वो गोकाक रहे हैं। मल महाजनपद। फिर सूरसेन पढ़ लो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित राजधानी इसकी मथुरा। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अवंतीपुत्र यहाँ का राजा था जो कि बुद्ध का शिष्य था। पुराणों में मथुरा के राजवंश को यदुवंश कहा जाता है। सूरसेन महाजनपद के बारे में पढ़ लिया। फिर वज्जी के बारे में पढ़ लो। दरभंगा और मधुबनी, है ना, दरभंगा और मधुबनी के आसपास का जो इलाका है वज्जी महाजनपद में आता था। वज्जी का शाब्दिक अर्थ होता है पशुपालक समुदाय। वज्जी संघ का वर्णन दिग्ग निकाय, है ना, एक बौद्ध ग्रंथ है दोस्तों, बौद्ध धर्म का किताब है एक, दिग्ग निकाय, उसमें मिलता है। ठीक है। तो राजधानी इसकी वैशाली थी। किसकी? वज्जी महाजनपद की। यहाँ अलग प्रकार की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे, कभी कभी 2 लोग भी एक साथ शासन किया करते थे। दिग्ग निकाय क्या है पढ़ लो। महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है, बुद्ध के व्याख्यान है, यानी कि उनके एक्सप्लेनेशन है, उनके स्पीच हैं। इसकी रचना 2300 साल पहले की गई थी दिग्ग निकाय की। तो दिग्ग निकाय में वज्जी संघ का वर्णन मिलता है। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था जिसमें वज्जी, लिच्छवी, विदेह, ज्ञात्रिक, उम्र, भोग, कौरव और ऐच्छिक थे। 8 राज्यों को मिलाकर के वज्जी महाजनपद बनता था। मगध सबसे शक्तिशाली। दक्षिण बिहार के वर्तमान पटना और गया में स्थित था। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली सिद्ध हुआ है, क्योंकि धीरे धीरे अन्य सभी राज्यों को स्वयं में समाहित कर यह भारत का प्रथम साम्राज्य बना। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। मगध के उत्थान के कारण क्या कहते हैं, यहाँ की भौगोलिक स्थिति। देखो कोई भी राज्य मजबूत बनता है वो अपनी लोकेशन के हिसाब से बनता है। तो जैसे कि इसकी एक राजधानी थी राजगृह, तो जो राजगृह थी वो पहाड़ियों और नदियों से घिरा हुआ था, इसलिए सुरक्षित था, वहाँ पे कोई हमला नहीं करता था, ना कर सकता था। आर्थिक संपन्नता काफ़ी ज़्यादा थी मगध की, काफ़ी पैसा था इनके शाही राज खजाने में, ज़मीन उपजाऊ थी इनके पास में, और सैनिक संगठन काफ़ी मजबूत था। खनिज पदार्थों की प्रचुरता थी और लौह अयस्क की खदानें हैं वो मगध में हुआ करती थी। और पाटलिपुत्र की सामरिक स्थिति, यानी कि आप किसी भी दिशा में चले जाएं आपको समतल मैदान मिलेंगे। ठीक है। युद्ध लड़ने के लिए अनुकूल भूमि मिलती थी। तो वही है, मगध इसलिए बहुत ज़्यादा ताकतवर बना। मगध के 2 शक्तिशाली शासक हुए हैं, बिंबिसार और अजातशत्रु। महापद्मनंद एक अन्य महत्वपूर्ण शासक था। इसने अपने शासनकाल में इस उपमहाद्वीप को उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला दिया था, महापद्मनंद ने। तो ये भी मगध का एक राजा हुआ करता था। वैसे बिंबिसार और अजातशत्रु भी थे। मगध साम्राज्य के विभिन्न राजवंश देख लो। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। ये मगध साम्राज्य के अलग अलग परिवार थे जिन्होंने शासन किया है। ये आप डेट भी देख लेना। फिर इसकी राजधानी राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र रही है मगध की। ठीक है। राजगृह राजधानी बिंबिसार के टाइम पे थी और बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था। वैशाली राजधानी थी शिशुनाग के समय और ये शिशुनाग वंश से संबंधित रखता था। पाटलिपुत्र दोस्तों 2 राजाओं के टाइम पर राजधानी थी मगध महाजनपद की, एक तो उदयन और एक कालाशोक। ये उदयन हर्यक वंश से संबंध रखता था और कालाशोक शिशुनाग वंश से। अब आपको गलत और सही बताने हैं। ठीक है। तो अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था, बिल्कुल सही है। और वो गिफ्ट वगैरह भी लेके आते थे राजा के लिए जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था। ठीक है। पवित्र जल का छिड़काव है वो सारथी नहीं किया करता था, गलत हो गया। पुरातत्वविदों को जनपद की वस्तु में महल मिले हैं। महल मिले हैं क्या? महल नहीं मिले भाई पुरातत्वविदों को, यानी कि जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनको जनपद में किसी प्रकार के महल नहीं मिले हैं। चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था, अनाज थोड़ी रखा जाता, ये भी गलत हो गया। महाजनपदों में बहुत से नगर किलाबंद थे, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह से आप ये सॉल्यूशन भी देख लें। तो आई होप दोस्तों आपको कुछ पल्ले पड़ा होगा। अगर आपको अच्छा लगा ये कंटेंट तो एक बढ़िया सा कमेंट करना आप। ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर में, अध्याय नंबर 6 NCERT की क्लास 6 कंप्लीट कर रहे हैं अपन।
थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव ए गुड डे, गॉड ब्लेस यू। और हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद में अपन भूगोल पढ़ेंगे, ज्योग्राफी, तो वो भी आप देखना।